Hello everyone. So this is the part 7 on atomic theory, periodic classification and properties of element. तो जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 6 में भी वही पढ़ा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो उसमें पार्ट 6 में हम लोगों ने 3 पोस्टुलेट उनके कवर कर लिए थे। तो जो उनके रेस्ट पोस्टुलेट है वो हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो जैसा कि उनका नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था बोर का, वो ये था कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, there is no change in energy of electron on revolving during revolving in fixed orbit, इन फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बोर से ये बताना चाह रहे थे हमको कि जब कोई एटम, ये कोई इलेक्ट्रॉन हमारा, सपोज ये मेरा एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। अगर उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा ही उन्होंने पोस्टुलेट नंबर 2 में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड वेलोसिटी एंड विद फिक्स्ड एनर्जी। यहाँ पे वो यही समझाना चाह रहे हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है। मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, इस ऑर्बिट की एनर्जी है। सपोज यहाँ पे एक और ऑर्बिट है और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे वन मोर ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस ऑर्बिट की एक्स एनर्जी मान लिया, इस ऑर्बिट की वाई एनर्जी है और इस ऑर्बिट की जेड एनर्जी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्स। अगर यही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होता तो फिर इस समय इस ऑर्बिट में होता तब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती वाई। यही इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में होता तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती, वो जेड हो जाती। ठीक है, तो क्या है, हर ऑर्बिट की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी वही रहती है और वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से बोर ने ये जो ऑर्बिट है उसको नाम दिया था एनर्जी लेवल। ये अलग अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। या और फिर दूसरा, एनर्जी तो है ही सबके अंदर, है ना, अपनी खुद की अपनी ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी है। दूसरा साथ में क्या है, वो एनर्जी फिक्स है। इसलिए उन्होंने इसको एक नाम और दिया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ये जो अलग अलग ऑर्बिट है इन सबको उन्होंने नाम दिया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी एनर्जी लेवल का मतलब है कि इन सब की एनर्जी जो है वो फिक्स है। इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल या फिक्स एनर्जी लेवल। तो बेसिकली बोर ने ऑर्बिट का नाम किया था स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी खुद की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी भी एनर्जी फिक्स होती है, वो कम नहीं होती है या ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो वो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको भी सपोर्ट मिला, है ना। सपोर्ट का मतलब उसका सोल्यूशन मिला कि जैसे उनका ड्रॉबैक था ना कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी को डाउन करता जाता है। तो ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग रिवॉल्विंग उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, कम या ज्यादा की बात नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। सपोज अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल लिख देता हूँ। जैसे n=1 है मेरा, n=1 का मतलब मेरी सेल का नेम क्या होगा, K, और इसकी एनर्जी क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=2 है, इसको हम के एल के नाम से जानते हैं, जिसकी एनर्जी होती है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=3 है, इसको m बोलते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n=4 जिसका नाम n है, उसकी एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये होगी ही होगी, ये फिक्स है। ड्यूरिंग रिवॉल्व करते समय उसकी एनर्जी यही होगी। अगर वो ऑर्बिट नंबर 2 एल में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी -3.6 होगी,
एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसी तरह होता है। तो यहाँ पे इनके कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अगर वो मूव कर रहा है उस समय उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इस पोस्टुलेट को ध्यान से देखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा वो इसका जस्ट अपोजिट है। तो हमें जब उसको भी पढ़ेंगे तो हमारे मन में एक बड़ा सा क्रिएट क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क से बचने के लिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना भी है, उसको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में वापस इस पोस्टुलेट का ध्यान आएगा हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और हर एक लेवल की एनर्जी जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर फर्स्ट सेल होगी उसकी एनर्जी ये होगी, और जो लास्ट सेल होगी उसकी एनर्जी ये होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर कट दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट दूर होता जा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है, वो बढ़ती जा रही है। ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पे एनर्जी -13.6, ये सेकंड सेल है, यहाँ पे एनर्जी -13.6 है ना, और ये थर्ड सेल है, यहाँ पे इसकी एनर्जी -1.51। ऐसे ही एक और सेल आएगी जहाँ पे उसकी एनर्जी होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, लगातार आप देख रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। ये तो माइनस में है ना, 13 है, लेकिन पहले माइनस लगा हुआ है, मतलब ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। ठीक है, ये 13.4 है, 6 नहीं, 13.4। ठीक है, तो यहां से एक चीज साफ साफ दिख रही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट दूर होता जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है। अगर उस ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब उसमें जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, उसकी भी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जो सबसे लास्ट, सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की, उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, वो तो कम होता जाएगा। न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होता जाएगा तो उस पर क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होता जाएगा, लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases, energy of electron increases, and force of attraction of nucleus on electron decreases, वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक रीजन है जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं सबसे पहले। ये उसका सबसे बेसिक रीजन है। उस समय तो हमें ये चीज तो समझ में आ जाती थी हाँ कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे तो कम है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ एक रीजन ये भी है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। उस चीज को यहाँ पे उन्होंने, उसका जो एक्चुअल रीजन है वो ये है। प्लीज नोट डाउन। ओके, यहां से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मुझे किसी सेल से या किसी ऑर्बिट से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज कि अगर कोई कहता है कि मुझे सेकंड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उस ऑर्बिट की एनर्जी 0 हो जाए। तो अगर मैं फर्स्ट सेल को सपोज करता हूँ, फॉर द फर्स्ट सेल, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, फॉर द फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेशनरी और स्टेशनरी एनर्जी लेवल, कोई भी नाम दी, तो फॉर द फर्स्ट सेल यहाँ पे कितनी एनर्जी है इसकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसको 0 करना है तो -13.6 है, इसको मैं 0 कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं तो फिर क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसी तरह हर एक एनर्जी लेवल का अलग अलग, हमें हर एक एनर्जी लेवल पे हमें अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे सेल क्या बता देता हूँ कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट सेल के लिए आपको देनी पड़ेगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6। सेकेंड सेल के लिए देनी पड़ेगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल के लिए हमें देना पड़ेगा +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ सेल के लिए हमें देना पड़ेगा +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी अगर हम देते हैं अलग अलग सेल पे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि इतनी एनर्जी हम दे देंगे तो ये माइनस का 13.6 और ये प्लस का 13.6 दोनों मिलकर जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लगातार एनर्जी बढ़ती जा रही है। अगर हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं तो ऑर्बिट की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखिए लगातार बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकलते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसमें हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे मुझे कितना देना पड़ रहा है, प्लस का 13.6, ठीक है, उसके बाद वाले प्लस का 3.6, उसके बाद वाले प्लस का 1.51 और सबसे लास्ट जो फोर्थ है उसमें कितना देना पड़ रहा है 0.85। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें से हमें सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा उस ऑर्बिट को, उस इलेक्ट्रॉन को, और वो थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही बाहर आ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं, आसानी होती है उसमें, है ना, क्योंकि उन्हें कम एनर्जी देना पड़ता है। दूसरा उसमें न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ओके, ओके, तो फिर इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं हम दूसरे तरीके से कि ड्यूरिंग रिवॉल्विंग in a fixed orbit, during revolving in a fixed orbit, during revolving in a fixed orbit, an electron neither gain energy or nor loses energy, ठीक है। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ना तो वो ले रहा है ना ही वो निकाल रहा है, ठीक है। इनके कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखते क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉस्टुलेट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन कैन accept energy and can lose energy। मैंने कहा था ना पॉइंट नंबर 7 जो आएगा वो पॉइंट नंबर 6 का अपोजिट होगा। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर सकता है और लूज भी कर सकता है। पॉइंट 6 में कहा था कि उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब कि जिस एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है उसी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। तो क्या क्रिएट होगा, एक दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने कि व्हाइल रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज इट्स एनर्जी, ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है, मतलब कि अगर मेरा ये एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है और एक कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो व्हाइल रिवॉल्विंग वो अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है। मतलब कि वो ऐसा नहीं कर सकता कि ये एनर्जी ले ले बाहर से और फिर भी इसी ऑर्बिट में मूव करता रहे और फिर भी वो इसी ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, ठीक है। या ऐसा मान लें कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन मेरा मूव कर रहा है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी निकाली और फिर भी वो इसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो व्हाइल रिवॉल्विंग वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता या लूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो फिर उसको ये ऑर्बिट छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगर उसने लूज किया है तो उसको ये ऑर्बिट छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट ए, इफ an electron accept energy, if an electron accept energy, then it will move to higher energy level, और सेम इसका अपोजिट, if an electron loses energy, ठीक है, then it will go या move go to
टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर उसको हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, अगर वो लूज कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा। लेकिन वो सेम सेल में नहीं रह सकता, सेम सेल में रह के वो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो एक्सेप्ट करेगा ना तो लूज करेगा। इनकेस अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको वो सेल वो एनर्जी लेवल छोड़ना पड़ेगा और हायर एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा। अगर वो लूज करता है तो उसको लोअर एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा। इट विल गो, या गो कर देते तो दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है एक्सेप्ट और दूसरा आ रहा है लूज। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर टाइप की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन हर टाइप की एनर्जी को लूज नहीं करता है। ठीक है, तो इन केस को समझते हैं कि किस टाइप की एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, किस टाइप की एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है। अभी हम लोग सिंपल केस लेके चलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये इसका यहाँ पे कितना है माइनस, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसका कितना माइनस 13.6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसका कितना माइनस 13.4, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे माइनस 1.51 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन सेल की या ऑर्बिट की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि कैसे एक्सेप्ट कर रहा है और कैसे लूज कर रहा है, वो वाला केस देखते हैं। उसके बाद हम ये केस देखेंगे किस टाइप का वो एक्सेप्ट करेगा और किस टाइप का एक्सेप्ट नहीं करेगा और किस टाइप को लूज नहीं करेगा। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा लूज कर रहा है। दिस वन इज द फॉर द एक्सेप्टेंस वाला एंड दिस वन इज फॉर द लूज। ठीक है, हमने इस वाले पॉस्टुलेट को देखा, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से एनर्जी लेवल हायर इधर हो रहा है ना, इधर वो हायर एनर्जी लेवल हो रहा है। तो सपोज जो हमारा फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है मतलब कि के का, उसमें कितनी एनर्जी है माइनस 13.6 एनर्जी है। ठीक है, अब मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना दे देता हूं 10 प्लस 10.2 प्लस बोले 10.2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देता हूं तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन, अब देखो माइनस 3.4 कहाँ पे सेकंड सेल की एनर्जी लेवल है। तो मतलब अगर मैं 10.2 का एनर्जी फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को दे देता हूँ तो इसकी एनर्जी कितना हो जाएगी माइनस 3.4, तो वो फिर वो फर्स्ट सेल से उठ के सेकंड सेल में आ जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। सपोज ऐसे ही सेम इस केस में देखते हैं, लूज वाले केस में क्या देखते हैं, जैसे आपका लास्ट सेल में है, फोर्थ सेल में है, n इक्वल टू 4, मतलब n में जहां पे एनर्जी कितनी है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको माइनस 12.75, मैं इसको अगर माइनस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देता हूं तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लूज कर रहा है, मैं यहाँ पे मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूं। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ नंबर सेल में है, जहां पे इसकी एनर्जी कितनी है माइनस 0.85, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन 12.75 एनर्जी निकाल देता है, लूज कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। उस केस में क्या होगा, वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी में। अगर वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, अगर वो एनर्जी लूज करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो यहाँ पे था मेरा इलेक्ट्रॉन, इसने 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल दी, तो फिर वो यहां से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी और तो वो एक्सेप्ट कर सकता है और लूज कर सकता है, ऐसी नहीं कर सकता वो देखते हैं। सपोज ये मेरा फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको आकर के 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता हूं। तो अब इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। तो क्या माइनस का 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई एनर्जी सेल है, यहाँ पे देखिए कोई एनर्जी सेल है जिसका एनर्जी लेवल माइनस 4.6 है, नहीं है। तो वो फिर वो एनर्जी ये वाली एनर्जी नहीं लेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन हर टाइप की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता, हर टाइप की एनर्जी को लूज नहीं करता है। ठीक है, वो उन्हीं पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को एक्सेप्ट या लूज करेगा जिस एनर्जी लेवल के ऑर्बिट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के यहाँ पर स्टेशनरी सेल अवेलेबल होंगी, उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा और उन्हीं को वो लूज करता है। ठीक है, ओके।
ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला एग्जांपल ये है, सपोज मेरा n इक्वल टू 3, मतलब कि मेरा थर्ड सेल का कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी यहाँ पर कितनी है, -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसने -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल दी, तो उसके बाद क्या हुआ, 5.11 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसकी एनर्जी हो गई। ठीक है, तो क्या -5.11 का कोई एनर्जी लेवल यहाँ पे है क्या, -5.11 का क्या कोई एनर्जी लेवल यहाँ पे है, नहीं है। तो मतलब ये वो इस टाइप की एनर्जी नहीं निकालेगा, इस टाइप की एनर्जी, ये वाला थर्ड सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, कि वो लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे, उसका रीजन क्या था। तो बोर्स ने उसको इसी के थ्रू उन्होंने समझाया था, उसको देखते हैं। बेसिकली जैसे ये मेरा एक ट्यूब है जहां पे मैंने हाइड्रोजन का गैस है और यहां से मैंने व्हाइट लाइट पास की। ठीक है, व्हाइट लाइट पास की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम इसको स्क्रीन पे देखते थे तो कुछ कलर दिखाई देते थे, कुछ कलर नहीं दिखाई देते थे। सपोज यहाँ पे इंडिगो है, यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे रेड है, बीच के कलर गायब, ऊपर के कलर गायब। उसका रीजन यही था कि जिस कलर की एनर्जी, ये उन्हीं कलर की एनर्जी को एक्सेप्ट करता था। ये व्हाइट लाइट जब यहाँ से पास हुई तो सबका कलर नहीं दिखता था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो उसी कलर की एनर्जी को एक्सेप्ट करता था, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद हायर लेवल पे उससे रिलेटेड उसको एनर्जी लेवल मिल जाए। ठीक है, अगर इंडिगो यहाँ पे उसने दिखाया तो मतलब उसने इंडिगो वाला कलर का एनर्जी एक्सेप्ट किया, क्यों, एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद उसको हायर एनर्जी लेवल पे जाना है, लेकिन उस हायर एनर्जी लेवल का कोई एक एनर्जी लेवल होना भी तो चाहिए, उसे हाई एनर्जी का एक एनर्जी लेवल होना चाहिए। तो वो उन्हीं की एनर्जी को एक्सेप्ट किया था जिनको एक्सेप्ट करने के बाद हायर एनर्जी लेवल अवेलेबल था। तो सिर्फ वही कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए, बाकी रिप्रेजेंट नहीं हुए। तो इस तरीके से बोर ने जो लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था, जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसको इसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था।